नर हो न निराश करो मन को, समझो न अलभ्य किसी धन को, क्योंकि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी क्लास 10th CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर सेट 1 को हल करेंगे, जो कि 80 मार्क्स का और 3 घंटे का था। पेपर में कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पेपर में कुल 17 प्रश्न हैं और इस पेपर में 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में बहुविकल्पी यानी MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। खंड अ में कुल 10 प्रश्न हैं, जिनमें से उप प्रश्नों की संख्या 49 है और 49 में से केवल 40 उप प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यानी जो MCQ टाइप प्रश्न है वो 49 है, जिनमें से 40 प्रश्न करने थे। खंड ब में कुल 7 प्रश्न हैं, 7 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प यानी ऑप्शन भी दिए गए हैं। खंड अ, पेपर का खंड अ, जिसमें सबसे पहले एक अपठित गद्यांश दिया गया है और गद्यांश पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, गद्यांश या पद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले गद्यांश या पद्यांश को पढ़ें, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से ध्यानपूर्वक यदि संबंधित गद्यांश या पद्यांश को पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से सही उत्तर दे पाएंगे। इस तरह से आप संबंधित गद्यांश या पद्यांश को हल कर सकते हैं। मैं इस गद्यांश को पढ़ चुका हूं, इसलिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे प्रश्नों की बात करते हैं। आप इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो अपठित गद्यांश है वो बहुत ही सुंदर गद्यांश है। छठ पर्व यानी छठ के त्यौहार पर आधारित पद्यांश है। जो छठ पर्व सूर्य केंद्रित होता है। पहला प्रश्न देखिए, सूर्य षष्ठी व्रत क्यों मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए। अगला प्रश्न दूसरा, वही उगेगा जो डूबेगा पंक्ति का आशय है। तो इसका सही उत्तर है सी, असफलताओं का भी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला प्रश्न, ताप के अतिरिक्त भी सूर्य की आवश्यकता क्यों है? तो इसका सही उत्तर है सी, निरोगी जीवन के लिए। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस के नष्ट होने के संदर्भ में लोगों का क्या विश्वास था? तो इसका सही उत्तर है बी, सूर्य के बढ़ते ताप से कोरोना वायरस नष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अक्षय ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर है ए, ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो कभी नष्ट ना हो। अगला प्रश्न, जिसमें कि एक अपठित पद्यांश दिया गया है, 2 अपठित पद्यांश दिए गए हैं, 2 में से कोई एक हल करना था और पद्यांश पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। मैं पद्यांश को हल कर चुका हूं, इसलिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इस पद्यांश को पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर पद्यांश है। सीधे प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में मनुष्य को किस हेतु प्रेरित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, मन को आशान्वित रखने हेतु। अगला प्रश्न, पथ आप प्रशस्त करो अपना का आशय है। तो इसका सही उत्तर है जी, सही उत्तर है सी, जीवन का मार्ग स्वयं बनाओ। पथ आप प्रशस्त करो अपना का आशय है, सही उत्तर है सी, जीवन का मार्ग स्वयं बनाएं। अगला प्रश्न तीसरा, पद्यांश में मृत्यु के उपरांत भी कीर्ति बनी रहे इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर है डी, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। अगला प्रश्न चौथा, पद्यांश में किन चीज़ों को प्राप्त नहीं करने के लिए मनुष्य को दोषी
माना गया है। तो सही उत्तर है सी, मनोवांछित वस्तुओं को। अगला प्रश्न, प्रभु ने तुमको कर दान किए पंक्ति के द्वारा कवि क्या प्रेरणा दे रहा है? तो इसका सही उत्तर है बी, परिश्रम करने के लिए। अगला प्रश्न, अथवा में पद्यांश दिया गया है जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। मैं इस यानी ऊपर वाले पद्यांश या इसमें से दोनों में से कोई एक पद्यांश करना था। मैं पद्यांश को पढ़ चुका हूं, आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीधे प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश किस विषय पर केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर है बी, स्मृतियों। स्मृतियों मीन्स यादों पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, वहाँ मौजूद वस्तुओं को साधारण क्यों कहा जा रहा था? तो वे सारी पुरानी और अनुपयोगी थीं, उन्हें आसानी से विस्मृत कर दिया गया, वे सभी बेहद कम मूल्य की थीं। उपर्युक्त विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका सही उत्तर है बी, केवल ख ऑप्शन सही है, उन्हें आसानी से विस्मृत कर दिया गया। अगला प्रश्न, तब शायद हमने नहीं सोचा था कि हमारी दुनिया में इतना अंधेरा भी होगा कभी। इन पंक्तियों में अंधेरे से आशय है। तो सही उत्तर है ए, निराशा। अगला प्रश्न, चौथा, जिसमें कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, वहाँ कुछ पुरानी घड़ियाँ थीं जिनमें समय अभी तक ठहरा हुआ था। कारण, घड़ियाँ चोरी चली गई थीं। तो इसका सही उत्तर है ए, कथन सही है परंतु कारण गलत है। अगला प्रश्न, पांचवा, घड़ियों में समय अभी तक ठहरा हुआ है क्योंकि। सही उत्तर है बी, अतीत के उस कालखंड की स्मृतियां ठहरी हुई हैं। सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न, जिसमें वाक्यों पर आधारित 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं और 5 में से कोई भी 4 प्रश्न करने थे, जो कि एक एक अंक के 4 प्रश्न हैं, MCQ टाइप 4 अंक के। पहला जो प्रश्न है इसमें मैचिंग वाला है, आप देख सकते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। तो ये कैसा प्रश्न है, कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। अगला, अमीरुद्दीन सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। एक ऐसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। बालाजी का जो मंदिर है वहीं से दिन की शुरुआत होती है। तो एक ऐसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। और इनका जो सही ऑप्शन है वह है आपका सी ऑप्शन सही है। अगला दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। यानी मिश्र वाक्य पहचानना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी, कथन क ख ग सही हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। बाल गोविंद भगत मझोले कद के आदमी थे जो बहुत कम कपड़े पहनते थे। ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली थी। तो मिश्र वाक्य पहचान कर, तो इसमें जो क ख ग ये तीनों ही मिश्र वाक्य के एग्जाम्पल हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, कथन क ख और ग सही हैं। अगला प्रश्न, वे दिल्ली में बीमार रहे और मुझे पता नहीं चला, इसका सरल वाक्य होगा। तो इसका सही उत्तर है डी, उनके दिल्ली में बीमार रहने का पता नहीं चला। अगला प्रश्न चौथा, वे अपने अभिन्न मित्र को उन चिट्ठियों को दिखाते थे, इसका मिश्र वाक्य होगा। तो इसका सही उत्तर है ए,
जो उनके अभिन्न मित्र थे उन्हें वे उन चिट्ठियों को दिखाते थे। सही उत्तर ए। अगला प्रश्न 5वां, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा। तो इसका सही उत्तर है ए, मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल है और वह बहुत सुंदर है। सही ऑप्शन ए। अगला प्रश्न चौथा, जिसमें वाक्य पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं और 5 में से कोई भी 4 प्रश्न करने थे, जो कि एक एक अंक के 4 प्रश्न, एमसीक्यू टाइप 4 अंक के वाक्य पर आधारित। पहला प्रश्न देखिए, ऋतुराज ने स्त्री जीवन को अपनी कविताओं का केंद्र बनाया है, इसका कर्म वाच्य में रूप होगा। तो इसका सही उत्तर है बी, ऋतुराज द्वारा स्त्री जीवन को अपनी कविताओं का केंद्र बनाया गया। अगला प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है? जो कर्तृवाच्य नहीं है उसको छांटना है। तो इसका सही उत्तर है डी, बाल गोविंद भगत द्वारा अपने खेत में रोपनी की गई। एक ऐसा है कर्तृवाच्य नहीं है, एक कर्मवाच्य का है, बाकी सभी कर्तृवाच्य के हैं। तो निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है डी, बाल गोविंद भगत द्वारा अपने खेत में रोपनी की गई। अगला तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण नहीं है? तो तीसरे का जो सही उत्तर है वह है आपका भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। तो तीसरे में सही उत्तर है ए, बच्चों से किताब पढ़ी गई। बच्चों से किताब पढ़ी गई, ये भाववाच्य का एग्जाम्पल नहीं है। अगला प्रश्न चौथा, चलो चला जाए वाक्य का कर्तृवाच्य होगा। तो इसका सही कर्तृवाच्य होगा ए, चलो चलें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छांटकर लिखिए। कर्तृवाच्य वाला वाक्य छांटकर लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा ए, तुम वहाँ क्यों जाते हो, ये कर्तृवाच्य वाला वाक्य है। अगला 5वां प्रश्न, जिसमें पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं और 5 में से कोई भी 4 प्रश्न करने थे, जो कि एक एक अंक के एमसीक्यू टाइप 4 प्रश्न 4 अंक के पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, वह खिड़की से ऊपर की ओर देख रही थी, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा, यानी ऊपर की ओर। तो इसका जो पद परिचय होगा ऊपर की ओर में 5वें का पहले का सही उत्तर है डी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और विशेष्य क्रिया देखना। सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न दूसरा, थोड़ा दूध ले आओ, थोड़ा बोलो, ये दोनों वाक्यों के थोड़ा का सामान्य पद परिचय होगा। तो इसका सही उत्तर है, इसका भी सही ऑप्शन डी है। पहला थोड़ा अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण और दूसरा थोड़ा अनिश्चित परिमाणवाची क्रिया विशेषण। तो सही उत्तर डी। अगला प्रश्न तीसरा, दो तीन बार वे अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा गए थे। तो गए थे का सही पद परिचय होगा, सही ऑप्शन है ए, अकर्मक क्रिया, सामान्य भूतकाल, कर्तृवाच्य और वे कर्ता का क्रिया। तो सही उत्तर है ए, अकर्मक क्रिया, सामान्य भूतकाल, कर्तृवाच्य, वे कर्ता की क्रिया। अगला चौथा प्रश्न, कलकत्ता शहर बेहद सुंदर है, कलकत्ता शहर बेहद सुंदर है, रेखांकित शब्द का पद परिचय होगा, यानी कलकत्ता का सही पद परिचय क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका चौथे का सही उत्तर है बी,
कलकत्ता व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता, कारक। सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न, जिसमें सावधान, तेज बारिश और आंधी की संभावना है। इसमें सावधान का सही पद परिचय होगा, तो इसका सही उत्तर है सी, विस्मयादि बोधक अव्यय चेतावनी सूचक। चेतावनी सूचक, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, जिसमें अलंकारों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से 4 करने थे, जो कि एक एक अंक के एमसीक्यू टाइप 4 प्रश्न यानी 4 अंक के। पहला प्रश्न है, गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसका सही उत्तर है बी, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार है, सही ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उठ रहा धुआं जल गया ताल, धस गई धरा में समय साल प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसका सही उत्तर है डी, मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न तीसरा, मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरि ब्रज भामिनी प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें सही उत्तर है तीसरे का सी, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न, जो रहीम गत दीपकी कुल कपूत गत सोय, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होय। इसमें अलंकार है, प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है, तो सही उत्तर है ए, श्लेष अलंकार। यहाँ पर 12 शब्द के 2 अर्थ हैं और बड़े शब्द के 2 अर्थ हैं। 12 यानी जब दीपक जलता है, और दूसरा अर्थ है 12 बचपन और बड़े का बड़ा होना, और दूसरा अर्थ है बड़े का भुजना। तो श्लेष अलंकार है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसका सही उत्तर है सी, मानो झूम रहे हों तरुवी मंद पवन के झोंकों से। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, सही उत्तर सी। अगला 7वां प्रश्न, जिसमें कि एक पठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। ये पठित गद्यांश है, जो कि आपके गद्य पाठों से संबंधित है। मैं इस गद्यांश को पढ़ चुका हूँ, हल कर चुका हूँ। आप इसको पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीधा प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न, कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आने पर लेखिका के पिता के क्रोध का कारण था। तो इसका सही उत्तर है बी, लेखिका के कारण प्रिंसिपल के सामने लज्जित होने की आशंका। सही उत्तर बी। दूसरा प्रश्न, लेखिका पड़ोस की मित्र के यहाँ जाकर क्यों बैठ गई। तो इसका उत्तर है सही डी, पिता के कोप यानी गुस्से से बचने के लिए। तीसरा, गुबार निकल जाए तब बुलाना, गुबार निकल जाए तब बुलाना पंक्ति का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है सी, क्रोध शांत होने पर बुलाना। अगला प्रश्न, कॉलेज से लौटने पर लेखिका के पिता की प्रसन्नता का कारण था। तो इसका सही उत्तर है ए, कॉलेज की लड़कियों पर पुत्री का बढ़ता प्रभाव। सही ऑप्शन ए। अगला 5वां प्रश्न, यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। गद्यांश की यह पंक्ति संकेत करती है। तो इसका सही उत्तर है सी, देश की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को। सही ऑप्शन सी। अगला 8वां प्रश्न, जिसमें गद्य पाठों पर आधारित एक एक अंक के 2 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। एक एक अंक के 2 एमसीक्यू टाइप प्रश्न, 2 प्रश्न 2 अंक के। पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के कैप्टन के विषय में हवलदार साहब ने कौन सा अनुमान नहीं लगाया था। तो इसका सही उत्तर है डी,
वह भारतीय सेना का भूतपूर्व सिपाही रहा होगा, इसलिए उसका एक पैर भी नहीं है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर डी, वह भारतीय सेना का भूतपूर्व सिपाही रहा होगा, इसलिए उसका एक पैर नहीं है। दूसरा प्रश्न, संस्कृति पाठ के आधार पर लिखिए कि जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह है। तो इसका सही उत्तर है ए, न सभ्यता है और न संस्कृति। सही ऑप्शन ए। अगला 9वां प्रश्न, जिसमें एक पठित पद्यांश दिया गया है जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। 5 अंक के जो पद्यांश है वो यह दंतुरत मुस्कान जो कविता है उससे लिया गया है। बहुत ही सुंदर काव्यांश, मैं काव्यांश को हल कर चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, आप इसे पढ़ सकते हैं, हल कर सकते हैं। काव्यांश पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न, काव्यांश में बच्चे की मुस्कान कैसी बताई गई है। तो इसका सही उत्तर है डी, क ख और ग सभी, यानी मासूम और दूधिया दांतों को दिखाती, कठोर से कठोर व्यक्ति में भी कोमलता के भाव उत्पन्न कर देने वाली, निराश व्यक्ति के मन में भी उत्साह जगाने वाली। तो सही जो विकल्प है डी, क ख और ग सभी सही विकल्प हैं, यानी तीनों ही ऑप्शन सही है, तीनों ही वाक्य सही हैं। बच्चे की मुस्कान के बारे में इस तरह की बच्चे की मुस्कान बताई गई है। अगला जो प्रश्न है दूसरा, कवि ने नवजात शिशु की तुलना किससे की है। तो इसका सही उत्तर है ए, कमल के पुष्पों से। किससे की गई है, कमल के पुष्पों से। सही उत्तर ए, कमल के पुष्पों से कवि ने नवजात शिशु की तुलना की है। अगला प्रश्न तीसरा, कवि को बच्चा अपरिचय की दृष्टि से एकटक देख रहा है, यह भाव काव्यांश की किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर है बी, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष यानी बिना पलक झपकाए लगातार देखना। सही उत्तर बी। अगला प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश का मूल भाव है। तो इसका सही उत्तर है बी, वात्सल्य। वात्सल्य काव्यांश का मूल भाव है। अगला प्रश्न पांचवा, सैफालिका के फूलों की क्या विशेषता होती है। तो इसका सही उत्तर है डी, हल्की हवा से भी झरने लगते हैं। हल्की हवा से भी झरने लगते हैं, ये सैफालिका के फूलों की विशेषता होती है। अगला प्रश्न 10वां, जिसमें कविताओं पर पद्य पाठों पर आधारित 2 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक अंक के 2 अंक के प्रश्न। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, विनम्र स्वभाववश स्वयं को सामान्य मानव मानते हैं। अगला दूसरा प्रश्न, कवि के अनुमानों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से संगतकार मुख्य गायक की सहायता किस रूप में नहीं करता। तो इसका सही उत्तर है डी, मुख्य गायक के बेटे के रूप में। डी ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है पेपर का जो पार्ट है वो है खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। और सबसे पहले 11वां जो प्रश्न है, गद्य पाठों पर आधारित 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 3 प्रश्न करने हैं, जो कि 2-2 अंक के 3 प्रश्न यानी 6 अंक के प्रश्न। 4 में से कोई भी 3 प्रश्न करने हैं, जिसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, बिस्मिल्लाह खां की एक संगीत साधक के रूप में क्या विशेषताएं थीं, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का आप उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, 5 समय की नमाज में सच्चा सुर मांगना, 80 वर्ष की उम्र में भी शहनाई का रोजाना अभ्यास करना यानी रियाज करना। अगला प्रश्न ख, लेखक की आंखों से देखा गया बाल गोविंद भगत की प्रभाती का दृश्य कैसा था, अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कार्तिक से फागुन तक बहुत सवेरे स्नान के बाद
तालाब के किनारे मिट्टी के ऊंचे टीले पर कबीर के पद गाना, माघ महीने की सुबह कोहरा छाए होने पर भी कुश की चटाई पर पूरब की ओर मुँह करके काला कंबल ओढ़े हुए खंजरी बजाकर गाना, गाने की उत्तेजना से माथे पर पसीने की बूंदों का झलकना। इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। ग अगला प्रश्न ग, नेताजी का चश्मा पाठ में चश्मे के बहाने से देशभक्ति की भावना पर किस प्रकार बल दिया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। देश के शहीदों के प्रति आदर की अभिव्यक्ति यानी सम्मान की भावना। अकेला व्यक्ति भी देशभक्ति का कार्य कर सकता है। एक छोटा सा कार्य भी देशभक्ति का परिचायक होता है। सरकंडे का चश्मा यानी भावी पीढ़ी यानी बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न होना। इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न घ, संस्कृति पाठ के आधार पर लिखिए कि आज के विज्ञान के विद्यार्थियों को लेखक न्यूटन के मुकाबले कहाँ देखता है, उसकी बातों से अपनी सहमति असहमति तर्कों द्वारा साबित कीजिए। तो इस प्रश्न में दो प्रश्न हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, आज के विज्ञान के विद्यार्थी न्यूटन के मुकाबले अधिक सभ्य हो सकते हैं, अनेक नई बातों का ज्ञान हो सकता है। प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है सहमति असहमति, इसमें आप उचित उत्तर दे सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इन प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते थे या दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है 12वां, जिसमें कविताओं पर आधारित पद्य पाठों पर आधारित 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से कोई 3 प्रश्न करने थे, जो कि 2-2 अंक के 3 प्रश्न यानी 6 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। 4 में से कोई 3 करने थे। पहला प्रश्न देखिए का, सूरदास के पद के आधार पर लिखिए कि हारिल पक्षी के उदाहरण से गोपियाँ अपने बारे में क्या क्या बताना चाहती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकती हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्रेम की एकनिष्ठता, कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना, कृष्ण ही एकमात्र सहारा होना, मन वचन और कर्म से कृष्ण का ध्यान करना, सोते जागते स्वप्न में कृष्ण को याद करना। इस तरह से कोई भी 2 बिंदु लिखे जा सकते हैं, उचित रूप से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न ख, आपके पाठ्यक्रम में कौन सी कविता फागुन के सौंदर्य पर केंद्रित है, उसका नाम लिखते हुए बताइए कि उसमें कवि के किन मनोभावों का उल्लेख हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कविता का नाम अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, जो कि जिसमें कवि के जो मनोभाव हैं, यानी पहले तो कविता का नाम बताना है। तो कविता का नाम हो गया अट नहीं रही है, और दूसरा कवि के मनोभाव। तो कवि के मनोभाव फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य में खो जाना, मन को कल्पनाओं के पंख लगना, सौंदर्य से तृप्त न होना यानी मन न भरना। इस तरह से उचित उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न ग, लक्ष्मण की बातें परशुराम के गुस्से को और बढ़ा रही थीं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के आलोक में इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, लक्ष्मण द्वारा बार बार उकसाने वाली जो बातें थीं जो परशुराम के गुस्से को बढ़ा रही थीं, वे यह थीं, हमने बचपन में ऐसे कई छोटे धनुष तोड़े हैं, भृगु का पुत्र समझकर व जनेऊ देखकर आपकी बातों को सह रहे हैं, पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ या क्या हानि है आपको, आपके बार बार फरसा दिखाने से यहाँ कोई भयभीत नहीं होगा, किसी को मारने के लिए आपकी कठोर बातें ही काफ़ी हैं, फिर आपने धनुष बाण क्यों व्यर्थ में धारण किए हुए हैं, वीर पुरुष युद्ध में वीरता दिखाते हैं, कायर अपने मुंह अपनी बड़ाई करते हैं, माता पिता के ऋण से आप मुक्त हो चुके हैं, गुरु का ऋण बाकी है, इसलिए मैं थैली यानी थैला खोल देता हूँ, आप किसी व्यवहारिया बोली यानी काउंटिंग करने वाले गिनती करने वाले को बुला लीजिए। तो इनमें से कोई भी 2-3 बिंदु लिखे जा सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्न है वो 2 अंक का है, तो इतना पर्याप्त है। अगला प्रश्न घ, संगतकार जैसे व्यक्तियों के योगदान पर समाज का उतना ध्यान नहीं गया है और उन्हें यथोचित सम्मान भी नहीं मिला है, इस कथन पर संगतकार कविता के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, संगतकार को मुख्य गायक के समान श्रेय नहीं मिलता है,
समाज में मुख्य गायक की पहचान प्रसिद्धि अधिक होती है, संगीतकार पृष्ठभूमि में ही रह जाता है। अगला जो प्रश्न है 13वां, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं जो कि पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 पर आधारित प्रश्न है, पाठों पर आधारित प्रश्न है। कृतिका के पाठों पर 3 में से कोई 2 प्रश्न करने थे जो कि 4-4 अंक के 2 प्रश्न यानी 8 अंक के प्रश्न। पहला देखिए क, सना सना हाथ जोड़ में मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण के साथ साथ लेखिका की आंतरिक यात्रा का अंकन भी है। पाठ के आधार पर इन दोनों पक्षों पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। पहला जो प्रश्न का पार्ट है प्राकृतिक चित्रण, तो इसमें आप लिख सकते हैं चाय के बागान, पहाड़ों के दृश्य, रंग बिरंगे फूलों से भरी घाटियाँ, धुंध और बर्फ से ढके पहाड़, झरने और नदियों का सौंदर्य, बादलों से ढका आसमान, पल पल परिवर्तित हिमालय। ये हो गया प्राकृतिक चित्रण। अब जो प्रश्न का दूसरा पार्ट है आंतरिक यात्रा, लेखिका की आंतरिक यात्रा का भी अंकन है। तो लेखिका की आंतरिक यात्रा में इस तरह से लिख सकते हैं, बार बार खुद में डूब जाना, तामसिकताओं इंद्रियों से मुक्ति, पूरे देश में आस्थाओं मान्यताओं रीतियों आदि में एक रूपता का विचार, प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंधों पर विचार, प्रकृति की विराटता के सम्मुख मनुष्य की क्षीण यानी जो मनुष्य का अस्तित्व वो कैसा है, नश्वर अस्तित्व। तो इस तरह से दोनों ही प्राकृतिक चित्रण और आंतरिक यात्रा दोनों ही में ही 2-2 बिंदु लिखे जा सकते हैं, अपेक्षित उत्तर दिया जा सकता है। अगला प्रश्न ख, किसी एक रचनाकार की रचना, प्रेरणा अथवा जीवन किसी दूसरे व्यक्ति को किसी रचना के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्रेरणा किसी दूसरे को जानकर, किसी की रचना पढ़कर, किसी के व्यक्तित्व की चुनौतियों से सीखकर। यानी इस प्रश्न में प्रश्न के 2 पार्ट हैं कि कैसे प्रेरित करती है यानी कैसे प्रेरणा मिलती है, और दूसरा है मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए या स्पष्ट कीजिए। तो प्रेरणा में इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी दूसरे को जानकर, किसी की रचना पढ़कर, किसी के व्यक्तित्व की चुनौतियों से सीखकर, और मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के संदर्भ में लेखक की रचना प्रक्रिया को समझकर, जीवन के अनुभव संघर्षों से प्रेरित होकर। अगला जो प्रश्न है ग, आज हमारा जो जीवन है वह तकनीक और वस्तुओं पर निर्भर हो चला है, जबकि भोलानाथ और उसके साथी इन सबसे परे होकर भी अत्यंत प्रसन्न समृद्ध बचपन को जी रहे थे। आज के बच्चों को एक भरा पूरा और अनुभव संपन्न बचपन देने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। पाठ के अनुभव के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसमें आप इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं, तकनीक का उचित उपयोग, स्क्रीन से दूरी यानी मोबाइल टीवी जितनी भी स्क्रीन है स्क्रीन से दूरी बनाए रखनी होगी, प्राकृतिक परिवेश का आनंद उठाने के लिए अवसर देना, माता पिता द्वारा बच्चों के लिए पर्याप्त समय का दिया जाना, प्राकृतिक खिलौनों से खेलने के लिए अवसर देना, और सामाजिकता विकसित करना। 4 अंक का प्रश्न है तो कोई भी 4 बिंदु अपेक्षित लिखे जा सकते हैं। इस तरह से इन प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है 14वां, जिसमें 3 विषय दिए गए हैं, 3 में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना था जो कि 6 मार्क्स का है। अनुच्छेद किस तरह से लिखना चाहिए, आप चैनल पर अनुच्छेद लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। अनुच्छेद के जो मार्क्स हैं दोस्तों वह 1 अंक समुचित प्रस्तुतिकरण का यानी विषय से संबंधित समुचित प्रेजेंटेशन, 3 अंक विषय वस्तु के लिए, और 1 अंक निष्कर्षात्मक समाहार यानी समापन के लिए, जो अलग से लिखना नहीं होता है, उसी में भाव आना चाहिए निष्कर्ष का, और 1 अंक भाषा शुद्धता का। इस तरह से 1 अंक भाषा शुद्धता का, 1 अंक निष्कर्षात्मक विचारों का भावों का, और 1 अंक समुचित प्रेजेंटेशन का, और 3 अंक विषय वस्तु के। इस तरह से 6 अंक बटे होते हैं। आप अनुच्छेद लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं अनुच्छेद लेखन के लिए। अगला जो प्रश्न है 15वां, जिसमें जो कि पत्र लेखन से संबंधित है, 100 शब्दों में
पत्र किस तरह से लिखना चाहिए, इसके लिए आप पत्र लेखन वाले कई सारे वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। जो पहला है, आप मानव कुमार या मानसी कुमारी हैं, ये संपादक को पत्र लिखने से संबंधित है। और इसके अथवा में आप लक्ष्यता या लक्ष्य हैं, माँ को पत्र लिखना, यानी ऊपर वाला जो पहला है वो एक औपचारिक पत्र है, और जो दूसरा है ख, वो अनौपचारिक पत्र है। यानी आप मानव कुमार या मानसी कुमारी हैं, ये औपचारिक पत्र है, और दूसरा जो ख है वो अनौपचारिक पत्र है। पत्र किस तरह से लिखना चाहिए, आप चैनल पर पत्र लेखन से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। पत्र लेखन से संबंधित जो प्रश्न है वो 5 अंक का है, और ये 5 अंक दोस्तों बटे होते हैं। आरंभ और अंत की औपचारिकताओं के लिए 1 अंक दिया जाता है। विषय वस्तु के लिए यानी लेटर की मेन बॉडी के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। भाषा शुद्धता के लिए 1 अंक दिया जाता है। इसलिए लेटर का जो फॉर्मेट है वो सही होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। इस तरह से आप लेटर लिख सकते हैं, चैनल पर देख सकते हैं लेटर वाला कई सारे वीडियो। जो 16वां प्रश्न है, 16वें प्रश्न में स्वव्रत लेखन से संबंधित है, जो कि 5 मार्क्स का है। इसके अथवा में जो दिया गया है वो ईमेल लेखन से संबंधित है। स्वव्रत या ईमेल में से कोई भी एक प्रश्न करना था, जो कि 5 अंक का है। चैनल पर आप स्वव्रत एवं ईमेल लेखन वाले दोनों ही वीडियो चैनल पर आप देख सकते हैं। इसमें स्वव्रत लेखन एवं ईमेल लेखन में उचित प्रारूप के लिए 1 अंक, विषय वस्तु के लिए 3 अंक और भाषा शुद्धता के लिए 1 अंक दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है 17वां, उसमें आपका विज्ञापन लेखन से संबंधित है, जो कि 4 अंक का है, और इसके अथवा में संदेश लेखन, शुभकामना संदेश लेखन से संबंधित है। दोनों में से कोई एक करना था। चैनल पर आप विज्ञापन लेखन वाला, संदेश लेखन वाले वीडियो चैनल पर आप देख सकते हैं किस तरह से संदेश लिखना चाहिए, किस तरह से विज्ञापन बनाना चाहिए। ये दोनों ही जो टॉपिक हैं वो दोनों टॉपिक के वीडियो चैनल पर आप देख सकते हैं। विज्ञापन लेखन के जो मार्क्स हैं 4 अंक, उसमें 1 अंक रचनात्मकता एवं प्रस्तुति का होता है, 2 अंक विषय वस्तु के और 1 अंक भाषा शुद्धता का होता है। वैसे ही शुभकामना संदेश में 1 अंक प्रारूप का, प्रॉपर प्रारूप का, 2 अंक विषय वस्तु के, 1 अंक भाषा शुद्धता का। आप दोनों का ही विज्ञापन और संदेश लेखन का वीडियो चैनल पर आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।